नमस्कार, वेलकम टू विद। तो आज हम लोग एक वीवीआई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है न्यू लेबर कोड। तो न्यू लेबर कोड एक्चुअली पास बहुत पहले ही हो गया था, 2019-20 में ही पास हो गया था। बट इसे डिले किया गया था रेटिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे देश के अंदर। और इसके इम्प्लीमेंट होने से नया इश्यूज खड़ा हो जाता, तो इस वजह से इसको डिले किया गया था। और हाल में इसको रेटिफाई कर दिया गया है। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा कि यदि आपको कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का आपका कोई मिशन है, और आप जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए। और उस क्लियरेंस के लिए आपको कम से कम 50 डिपार्टमेंट को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। 50 तो कम बोल रहा हूँ, 50 से मोर, यदि यदि प्रोजेक्ट आपका बड़ा है तो। और 50 डिपार्टमेंट्स मतलब 50 ऑफिसर, और 50 ऑफिसर मतलब 50 जगह पे आपको घूस देने पड़ेंगे, ब्राइब देने पड़ेंगे। और ज़्यादा ब्राइब मतलब प्रोजेक्ट में डीले। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ 50 बोला, सिर्फ 29 सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 लेबर को लॉज थे, और उसके साथ जो स्टेट स्पेसिफिक में आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उनके लेबर लॉज को अलग ही काउंट करिए। और सिर्फ ये नहीं, फ्रेगमेंटेड लेबर लॉ, जैसे हेल्थ के लिए अलग है, इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, इंडस्ट्रीज में काम कैसे नाइट शिफ्ट होगा तो उनका अलग है। तो तरह तरह के, तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स वेब हैं लेबर्स लॉज के, कि प्रोजेक्ट शुरू करने से ही पहले हतोत्साहित हो जाते थे लोग। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई बड़ी प्रोजेक्ट बाहर की आती है, तो उनको इतने सारे डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट डिलेज होंगे, तो कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। ये जो लेबर्स हैं, ये लेबर आपके किसी भी इंडस्ट्रीज के एक इंग्रेडिएंट्स हैं, एक पार्ट हैं। यदि इनके ऊपर कोई लॉज है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को वो इन्फ्लुएंस करेगा। और इनके ऊपर यदि लॉ जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने ही न दे, या फिर इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि इनका कोई एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दे, तो दोनों में दिक्कत है। तो हमें कहीं ना कहीं लेबर्स लॉ जो हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा हो और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा हो, और ये दोनों को बेनिफिट करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगा। और इंडस्ट्री बूम करने का मतलब है कि लोगों को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो लोग यहाँ पे एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में, या फिर इंडस्ट्रीज लगाना चाहेंगे, या आप और हम एक इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, यदि चीज़ें जो है हमारे फेवर में रहेगी, या फिर हमें जो है वो सपोर्ट करेगी, और एम्प्लॉय के साथ भी जस्टिस करेगी। तो इसीलिए लेबर्स लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। और लेबर्स लॉज हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और साथ में ये जो लॉज हैं, ये लॉज बनाए गए थे 1940 और 50 के टाइम पे। बहुत सारे लॉज जो थे, मोस्ट ऑफ द लॉज वो 1940 और 50 के टाइम पे बनाए गए थे। और जो नया इकोनॉमी हमारा इवोल्व कर रहा है, तो नए इकोनॉमी इवोल्यूशन में आपका देखेंगे तरह तरह के न्यू लेबर्स आ रहे हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है। जैसे पहले गिग गिग इकोनॉमी नहीं था, जो एग्रीगेटर बेस्ड, अभी जो ओला उबेर ये सब चलता है, तो इस टाइप का कोई ऑक्यूपेशन नहीं था उस टाइम पे। तो जो हमारा इकोनॉमी इवोल्व कर रहा है, तो नया जो डाइवर्सिटी ऑफ लेबर भी आ रहा है, तो नए नए चीज़ें आ रही है। तो उन सबको मीट करने के लिए ना हमारे पास लॉ जो होना चाहिए वो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। आउटडेटेड नहीं बल्कि मॉडर्नाइज होना चाहिए, नए सिस्टम पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इसी के एक कह सकते हैं कि इसी के रास्ते में ये रिफॉर्म को लाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कमिटीज जो लेबर्स के लिए बनाए गए हैं, वो सारे कमिटीज ने रिकमेंड किया कि लेबर लॉज को रिफॉर्म करना पड़ेगा। वो कमिटीज कौन कौन थे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1966 में जो बनी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया लेबर लॉज को रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद सेकेंड नेशनल कमेटी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बनी थी, ये भी बोला कि लेबर लॉज रिफॉर्म करने पड़ेंगे। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी 2007 के हैं, इन्होंने भी लेबर लॉज को रिफॉर्म करने की बात कही। तो लेबर लॉज को रिफॉर्म तो होना ही था। और ऐसा बोला जा रहा है कि लेबर लॉज के रिफॉर्म होने से बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो बढ़ेंगे, नए जॉब जनरेट होंगे, सोशल सिक्योरिटी लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल थी वो एक्सटेंड होगा, और लोगों उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे कि क्या रिफॉर्म क्या हुआ है। तो जो पहले से लेबर लॉज थे उसे कोडिफाई कर दिया गया, 4 लॉज में।
मतलब अब लेबर से रिलेटेड मात्र 4 लॉज ही, जो जो पहले आपका 29 था, वो 4 लॉज में कंक्लूड कर दिए गए हैं। वो 4 लॉज कौन कौन से हैं? तो 4 लॉज आपके फर्स्ट है आपका फर्स्ट कोड ऑन वेजेज, वो ये है आपका 2019। ये कोड ऑन वेजेज जो है, ये याद रखिएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो कोड ऑन वेजेज 2019 का है, बाकी सब 2020 में पास हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, ये 2020 का है। ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये 2020 का है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है, ये आपका 2020 का है। तो ये 2019 और बाकी सब 2020 20 20 20, ठीक है। तो ये 4 लॉज हैं लेबर के अभी हमारे पास, और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मतलब इसको रेटिफाई कर दिया गया है। और पहले से कितने सारे थे? 29 थे। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे ना, देखिए लेबर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है, आपको पता होगा। तो अभी जो स्टेट का जो लॉज आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, ऐसा नहीं होगी इससे बिल्कुल हट के बनाएंगे, क्योंकि पता है कि जब मैटर आता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो इनको आसपास ही बनाना पड़ेगा। तो ये लॉज देख लिए किस किस में इंप्लीमेंट किया गया। पहला कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड एक ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड, ठीक है। अब कोड ऑन वेजेज है, तो इससे हमें पता चलता है कि वेज के बारे में बात कर रहा होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, तो रिलेशन रिलेशन इंडस्ट्रियल में रिलेशन क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन होता है, तो वो इसे डिफाइन करेगा। और सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या होगा? सोशल सिक्योरिटी में पक्का है हेल्थ का बारे में बात करेगा, उनके पेंशन के बारे में बात करेगा, तो ये सब बात करेगा सोशल सिक्योरिटी में। ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी के बारे में क्या बात करेगा? सेफ्टी में उनके जॉब की सेफ्टी के बारे में बात करेगा, उनके हेल्थ के सेफ्टी में बात करेगा, कॉम्प्लियंस के बारे में बात करेगा। तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड हो गया, ठीक है। तो इसी के बारे में जो नए फीचर्स हैं, उसको आपको हर एक लॉज के कुछ कुछ फीचर्स, न्यू फीचर्स जो ऐड किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो हो सकता है कि फीचर्स के बारे में पूछे और फीचर्स आपको देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कोड ऑन वेजेज 2019, फेयर पे फॉर एवरी वर्कर। तो इसमें क्या क्या हमारे कुछ फीचर्स हैं? तो फर्स्ट है यूनिवर्सल मिनिमम वेज। तो देखिए मिनिमम वेज का तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट स्पेसिफिक है, दूसरे स्टेट में कुछ और वेजेज हैं। तो सर गवर्नमेंट ने एक फ्लोर वेज सेट कर दिया है इसके थ्रू। फ्लोर वेज के मतलब ये हो गया कि ये एकदम फ्लोर हो गया, इसके ऊपर इसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं। मतलब जो हमारा फ्लोर होता है, एक बेस होता है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये जो फ्लोर वेजेज है, इसका कहने का मतलब है कि अब जो भी लेबर्स के आप वेजेज फिक्स करेंगे, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब अब यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है जेंडर न्यूट्रल पे। अभी बहुत जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ सेम काम करने के लिए वीमेन को कम पे किया जाता है, मेन को ज़्यादा पे किया जाता है। तो गवर्नमेंट अब इसको बैन कर दिया, बोली कि जेंडर न्यूट्रल पे होना चाहिए। जितने जो भी काम है, अगर सेम काम है तो मेन को भी उतना, मेल को भी उतना, फीमेल को भी उतना, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं फिलहाल लेबर्स लॉज में, कि ओवर टाइम कराने के बाद भी उनकी जो पेमेंट है सेम रेट पे दिया जाता है, डबल रेट पे नहीं दिया जाता है। जबकि मैंडेट है कि आपको ओवर टाइम कराना है तो ओटी में आपको डबल रेट मिलना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट इसको फिक्स कर दी है कि आप ओवर टाइम करते हैं तो आपके 2 गुना रेट से, जैसे 2 गुना कहने का मतलब है कि यदि डे भी काम कर रहे हैं और नाइट में भी काम कर रहे हैं, डे और नाइट दोनों में काम कर रहे हैं, तो 40,000 होना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है। आपको डे के लिए 20,000 मिल रहा था और नाइट के लिए 40,000 मिलेगा, मतलब डबल रेट मिलेगा। तो ये आपका ओवर टाइम 2x हो गया, ठीक है। और है एक आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो पहले क्या होता था ना कि एक इंस्पेक्टर राज का ज़माना सुने होंगे, जहाँ हर चीज़ के लिए ब्राइब मांगा जाता था, हर प्रोजेक्ट को डिले किया जाता था। तो इंस्पेक्टर से इसको कर दिया कि फैसिलिटेटर। अब ये काम क्या करेंगे? फैसिलिटेट करने का, मतलब ओवर रेगुलेट नहीं करने का काम करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि नया जो है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और नए जो है फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बेस्ड या फिर सर्विस बेस्ड नए इस्टेब्लिश किए जाएँ, ठीक है। उसके बाद है डिक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस। छोटी छोटी बातों पे क्या होता था ना कि कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, छोटे कोई घटनाएं हो गई या फेयर वेजेस से रिलेटेड कोई बात हो गई, तो कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते थे, इसमें पूरा हैम्पर होता था प्रोडक्शन। तो इसको क्या कर दिया गया कि मॉनेटरी पेनल्टीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कि
आपके ऊपर कुछ फाइन लगाया जाएगा और उसको दे के केस को राफ साफ करिए। ये नहीं कि आप 4 साल 5 साल, वैसे क्या होगा कि जुडिशरी भी ओवरलोडेड होती है, जितने सारे केसेस जाते हैं, तो जुडिशरी को भी फायदा होगा और जो एम्प्लॉय हैं उनको भी और एम्प्लॉयर उनको भी। तो ये आपका कुछ कोड ऑन वेजेस के कुछ फीचर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अब इसमें क्या क्या है, जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के मतलब क्या होता था ना कि पहले बहुत ही वेग डिफाइंड ये जो क्लाउज था वेगली डिफाइंड था। मतलब ये होता था कि थर्ड पर्सन से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, कोई इंडस्ट्रीज है वो थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करी। अब थर्ड पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनका क्या सीन है, कैसे उनका रख रखाव है, उनका कैसे मैनेजमेंट है, उनके साथ कैसे मतलब जो वेजेज हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब कुछ भी जो इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। अब क्या कर दिया है कि इसको लीगलाइज कर दिया, इसको लॉज बना दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट आप उसके साथ साथ जो भी कॉम्प्लियंस है उसको इंश्योर करें, ठीक है। तो अलाउज टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फुल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर का ग्रेच्युटी है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड है रिस्किलिंग फंड। तो पहले क्या होता था कि यदि कोई भी फैक्ट्री से या फिर कोई भी आपकी इंडस्ट्री है वहाँ से निकलना है, निकलने के बाद आपका हो सकता है कि जॉब लगे ना लगे इसकी कोई गारंटी है नहीं। अब उसके लिए हो सकता है कि न्यू स्किल चाहिए होगा आपको। तो जो आप पिछले जो इंडस्ट्रीज में थे ना, वो आपको 15 डेज के लिए रीस्किलिंग के लिए आपको फंड प्रोवाइड करेगी कि आप जाइए और रीस्किलिंग करिए। तो एक बहुत ही अच्छा, देखिए चीज़ें तो बाई लॉज बहुत अच्छा बनाए गए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कैसे होती है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 डेज का फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर वो है ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्नाइजेज यूनियन विद द 51% मेंबरशिप होना चाहिए और तभी वो नेगोशिएट कर पाएंगे। तो जो ट्रेड यूनियन का है वो तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसी भी इंडस्ट्रीज में जब उसकी मेंबरशिप 51% होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हायर ले ऑफ थ्रेश होल्ड। तो हायर ले ऑफ थ्रेश होल्ड के मतलब क्या होता है ना कि पहले एक छोटी सी भी कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ पैसे हो गए उसके बाद आप एक इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें 100 आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, यदि आपको बंद करना होगा या किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ एम्प्लॉयज़ को कम करना होगा, तो हायरिंग और फायरिंग में ना सबके लिए अप्रूवल लेना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये 100 वर्कर से बढ़ा के 300 कर दिया है। तो मतलब 300 वर्कर रहेंगे तभी इसकी अप्रूवल की चाहिए होगी आपको, अदरवाइज आप खुद से अपने आधार पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक नोटिस। क्या होता था कि स्ट्राइक हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो जाते थे। तो उसको अब क्या कर दिया गया कि इन्फोर्स कर दिया गया कि 14 दिन के पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग स्ट्राइक या लॉकडाउन करने वाले इंडस्ट्री, और 14 दिन के पहले नहीं दिए रहेंगे और आप स्ट्राइक और लॉकडाउन करेंगे तो इसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक नोटिस रूल भी लाया गया है, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो भी रिलेशन है उसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या होता है आपके लिए, सोशल सिक्योरिटी में आपके लिए पेंशन हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें होती है सोशल सिक्योरिटी में। तो सोशल सिक्योरिटी में आपका ईएसआईसी होता है, ईपीएफ होता है, ये दोनों में आपका फंड जमा होता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी हो गया। अब इसमें क्या है, मैटरनिटी का कुछ बेनिफिट दिया गया है, जो मैटरनिटी का 26 वीक का वो दिया गया है। उसके बाद लाइफ हेल्थ का चेकअप दिया गया है, एवरी ईयर आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी फंड बेस्ट, जैसे पैसे पहले गिग इकोनॉमी जो है, एग्रीगेटर हैं जो ओला चलाते हैं या उबेर में हैं या स्विगी में है, ये लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी फंड नहीं है। सोशल सिक्योरिटी फंड मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं कि आपको पेंशन मिलेगा और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे आपके गिग इकोनॉमी में, इनका कोई ऐसा सीन नहीं था। तो अब क्या कह दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर रहेंगे वो 2% या 2.5% कंट्रीब्यूट करेंगे फंड के लिए, सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए, ठीक है। और अदर है ग्रेट्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय। तो ग्रेट्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या होता था ना कि पहले 5 साल में ग्रेच्युटी दिया जाता है। ग्रेच्युटी क्या होता है ना कि एक समझिए कि आप जितना दिन काम किए हैं आपकी लॉयल्टी के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो आप यदि मान के चलिए 5 साल यदि किसी कंपनी में रहते हैं तभी आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि एवरी ईयर देना है आपको, यदि 1 साल एम्प्लॉय रह रहा है तो आपको ग्रेच्युटी देना ही है, ठीक है। तो ये आपका एक अमेंड हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। इसमें क्या है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में क्या होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बड़े प्लांट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज मिलेंगे जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसको स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको इंश्योर किया जाए। तो पहला है सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो जो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैं उसको सिंगल विंडोज में कन्वर्ट किया गया है। दूसरा है आपका माइग्रेंट वर्कर्स बेनिफिट। इसमें क्या है, एक्सपेंड कवरेज टू सेल्फ माइग्रेटेड वर्कर्स विथ एनुअल ट्रेवल अलावेंस नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ इंटाइटलमेंट्स। तो कह रहा है कि यदि अब कोई माइग्रेंट वर्कर है, काम कर रहा है, तो आप ट्रेवल अलावेंस भी देंगे। ट्रेवल अलावेंस क्या होता है कि यदि साल भर में एक बार वो अपने घर जा रहा है तो माइग्रेंट वर्कर्स को उनका अलावेंस भी देना है, ठीक है, मतलब जितना आने जाने में खर्च हो रहा है। और है थर्ड आपका वीमेंस नाइट वर्क। तो पहले क्या होता था ना कि किसी इंडस्ट्रीज में आप गए तो आपसे साइन करवा लिया जाता था, या फिर साइन बिना कराए भी आपको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दे दी जाती थी। अब कंसेंट लेना जरूरी है। वीमेन के यदि नाइट शिफ्ट में काम करने का मन है तभी कर पाएंगी, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी भी जॉब में ज्वाइन करेंगे तो एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। अंडरटेकिंग में आप लिखेंगे कि हम किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में काम करने के लिए तैयार हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी जॉब फिट हैं, फील्ड में काम करने के लिए, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो वैसा भी है। अब क्या है ना कि उनसे परमिशन मांगा जाएगा कि आप नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती हैं या नहीं। यदि उन्होंने मना करा तो फोर्स नहीं कर सकती कोई भी इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद है आपका जो वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर के ऊपर कैप कर दिया गया कि 8 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैं एक दिन में, और वीक में 48 आवर्स। खैर ऐसे लॉज तो पहले भी थे लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराना होगा। 48 आवर्स पर वीक आपको अधिक से अधिक, मतलब 8 6 48, 6 दिन, वीक में 6 दिन ही मैक्सिमम काम करवा सकते हैं 8 आवर्स के हिसाब से। और 12 आवर करवा सकते हैं तो आपको 4 दिन ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 आवर्स का कैप कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है आपका सेफ्टी कमेटी। ये बोलता है कि 500 से अधिक यदि आपके पास वर्कर्स हैं तो आपको एक सेफ्टी कमेटी बनाना पड़ेगा। सेफ्टी कमेटी में कौन कौन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो स्टाफ हैं वो दोनों रहेंगे। तो ये आपका सेफ्टी कमेटी का हो गया। इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स आपका हो गया कि सिंप्लीफाइड कॉम्प्लियंस हो गया, उसके बाद इन्हांस्ड वर्कर्स प्रोटेक्शन हो गया। जैसे आपने देखे वीमेन के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ आपके हेल्थ के लिए प्रोविजंस हैं, जैसे एवरी ईयर चेकअप्स वगैरह हैं। उसके बाद प्रोमोट्स फॉर्मेलाइजेशन। अब पहले फॉर्मेलाइजेशन प्रमोट्स क्या हो गया है कि जो गिग इकोनॉमी में होते थे, इनफॉर्मल सेक्टर में आते थे, अब उनके लिए सोशल सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर कर दिए गए हैं, तो फॉर्मेलाइजेशन है उनका बढ़ेगा। तो ये फॉर्मेलाइजेशन प्रमोट कर रहा है। उसके बाद इनेबल्स मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जो आपके मॉडर्न में जो इकोनॉमी का प्रेजेंट रियलिटीज़ हैं उसको मीट करता है, तो इनेबल्स मॉडर्न प्रैक्टिसेस। तो मॉडर्नाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, हार्मोनाइजेशन, तो इसी के लिए ये कोड को लाया ही गया है। तो आप इसके बेनिफिट्स में ये सब डाल सकते हैं, इनेबल्स मॉडर्न प्रैक्टिसेस और प्रमोट्स फॉर्मेलाइजेशन, इन्हांस वर्कर प्रोटेक्शन और सिंप्लीफाइड आपका कॉम्प्लायंस। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या हैं। और पता है इसके बेनिफिट्स तो हम लोग बात कर लिया। अभी एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है 2 दिन पहले। एसबीआई रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहीं लिखा होगा। तो एसबीआई प्रोजेक्ट क्या करता है, एसबीआई प्रोजेक्ट करता है कि ये नया लेबर कोड आने की वजह से 77 लाख नए जॉब आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मेलाइजेशन है 15% पॉइंट्स, मतलब अभी 60% है तो 75%, ऐसे 15% जो पॉइंट्स है वो फॉर्मेलाइजेशन इंक्रीज होगा। फॉर्मेलाइजेशन इंक्रीज कैसे होगा, जो गिग गिग वर्कर हैं वो फॉर्मेलाइज होंगे, उनको उनको सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। तो गिग इकोनॉमी में कितने लोग हैं, करीब 2024-25 में ऐसा बोला जा रहा है कि 1 करोड़ हैं, और ये 2.5 करोड़ होने की संभावना है। मतलब 2.5 करोड़ सिर्फ गिग इकोनॉमी में एग्रीगेटर में काम करेंगे। उसके बाद क्या एसबीआई प्रोजेक्शन बोलता है कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट में 1.3% का डिक्रीज होगा। तो ये एसबीआई का प्रोजेक्शन जो है आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस हम लोग देखेंगे। तो चैलेंज फर्स्ट है कि यूनियन को अंडरमाइन किया गया है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे यूनियंस जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 14 डेज आप पहले से हमसे लिखित में मांग ले रहे हैं प्रोटेस्ट करने से पहले या स्ट्राइक करने से पहले, और यूनियन का 51%। तो ये जो क्लॉजेज हैं वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं यूनियन को। उसके बाद हायर एंड फायर का कल्चर लीगलाइज कर रहे हैं। पहले क्या था, 300 वर्कर्स, अभी पहले क्या था कि 100 वर्कर्स हैं तो आपको किसी को हटाने के लिए, हायर फायर करने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया 300 के लिए। तो ये आपका हायर एंड फायर कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। और इससे क्या होता है, हायर एंड फायर कल्चर की वजह से जो एम्प्लॉय हैं उनको नुकसान होता था ना।
तो इस वजह से इसे इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद इनफॉर्मल वर्कर्स, यहाँ बोला तो जा रहा है कि हम फॉर्मलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहाँ बढ़ा रहे हैं? आपने सिर्फ और सिर्फ गिग वर्कर्स को इसमें इंक्लूड किया है, और सारे एग्रीकल्चर में काम करने वाले इनफॉर्मल होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले इनफॉर्मल होते हैं, तो उनको आप बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो टोटल जो बोला जा रहा है ना कि 93% जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो आउट ऑफ दिस नेट हैं, ठीक है। उसके बाद लेबर का जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। अब कॉन्करेंट सब्जेक्ट है मतलब स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। तो आप यदि पहले से एक टेम्पलेट बना के दे रहे हैं मतलब आप डिक्टेट कर रहे हैं। यही हुआ ना कि फेडरलिज्म के ऊपर एक वॉर है ये। आप मतलब जो अब कॉन्करेंट लिस्ट है तो पक्का है कि सबका स्टेट का अपना अपना होना चाहिए, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है, सबके अपने अपने चैलेंज है। तो वन साइज फिट्स ऑल आप दे रहे हैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के, तो इसके लिए भी क्रिटिसिज्म हो रही है। उसके बाद एमएसएमई चैलेंजेज हैं। तो जो नए वाले कोड्स आए हैं ना उसमें वेजेज का फ्लोर वेजेज तय कर दिया गया है, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी है उनके रेट बढ़ाए गए हैं। तो इसकी वजह से जो नए चैलेंजेज हैं इनके लिए, जो छोटे कंपनीज हैं उनके लिए बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयर को ज़्यादा उनके शेयर से पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी। और कहीं ना कहीं इसकी ये भी आ रहा है चैलेंजेज कि जो एम्प्लॉयज़ पहले इन हैंड सैलरी मिलती थी वो कम हो जाएगी। अब बहुत सारे पैसे आपको ईएसआईसी में कट जाएगा और ईपीएफ में कट जाएगा, तो ये सब जो भी बनाए गए हैं सोशल सिक्योरिटी में कट जाएगा। तो अब वो जो गिग इकोनॉमी में काम करने वाले हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, तो वो सब पैसे कटेंगे ना, तो जो इन हैंड सैलरी है हो सकता है कि डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन गैप। तो देखिए चीज़ें पेपर पे आ जाना और उसको ग्राउंड पे उसी तरह से उतारना, ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेज होता है। तो चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो स्टेट को करना है। सेंट्रल ने तो लॉ बना दिए, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो वो स्टेट हो सकता है कि बीजेपी रूल ना हो, या फिर जो आपका इनकम्बेंट गवर्नमेंट है सेंटर में वो स्टेट में ना हो, तो डिले कर सकते हैं, जानबूझ के डिले किया जा सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए, चैलेंजेस हो गए। अब इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि India's four labor codes represent a landmark transformation towards modern, equitable, and simplified governance by balancing worker protection, industrial flexibility and transparency। और अब देखिए कंक्लूजन में है पॉजिटिव टोन में ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यदि लॉज को लाया है, आप आगे चल के हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में जाएं। अब ब्यूरोक्रेसी में जाएं तो ऐसा नहीं है ना कि आप क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी को, आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। तो हमें पॉजिटिव टोन ही रखना है, ठीक है, कि हाँ बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया है, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी, सिंप्लीफिकेशन है और एक मॉडर्नाइजेशन है लेबर्स लॉज का। तो इस तरह से हमें कंक्लूड करना है पॉजिटिव टोन में। तो ये हमारा लेबर्स लॉज का एक कंप्लीट आंसर हो गया। और भी नए लॉज या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आएंगे, या फिर हमारा GS1 या GS2 के पेपर से बीपीएससी के मेन से रिलेटेड हो, तो उसका वीडियोज हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।